जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स विद क्लास कंपोनेंट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 13 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो आज का जो हमारा लेक्चर है प्रॉप्स विद क्लास कंपोनेंट। भाई देखो आपको याद होगा हमने जब रिएक्ट कंपोनेंट्स को पढ़ा था तो सबसे पहले हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात की थी और मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक फंक्शन आता है और एक क्लास कंपोनेंट आते हैं। तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हमने फंक्शनल कंपोनेंट के साथ तो देखा था, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हम प्रॉप्स को किस तरह से क्लास कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट के साथ यूज़ करेंगे तो वो किस तरह से हमारे पास काम करेगा। तो सपोज करो कि मेरे पास एक रिएक्ट कंपोनेंट है और यहाँ पे जो मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ वो कौन सा कंपोनेंट होगा, क्लास कंपोनेंट। तो अगर किसी ने क्लास कंपोनेंट की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देख लो और उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ। ठीक है, तो रिएक्ट कंपोनेंट मैंने बनाया मतलब क्लास कंपोनेंट, और क्लास कंपोनेंट हम कहाँ बनाते हैं, इनसाइड एसआरसी फोल्डर। मतलब क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट हो हम उसे कहाँ बनाते हैं, अपने एसआरसी के फोल्डर में। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो रिएक्ट कंपोनेंट है ना ये कुछ डेटा रिसीव करेगा, कुछ इनपुट रिसीव करेगा। तो वो इनपुट उसे कहाँ से मिलेगा, प्रॉप्स में से मिलेगा। मतलब प्रॉप्स डेटा प्रोवाइड करेंगे किसको, हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट को, मतलब क्लास कंपोनेंट को। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उसका मैंने नाम रखा हेलो मैसेज। ठीक है, क्या नाम रखा मैंने, हेलो मैसेज डॉट जीएस, और कहाँ बनाया, एसआरसी के फोल्डर में। अब इसके अंदर कुछ डेटा आएगा और वो डेटा कहाँ से रिसीव किया जाएगा, प्रॉप्स से, जिनको प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। तो भाई सपोज करो अगर मैं प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता और मैं कहता हूँ कि ये जो हेलो मैसेज वाला हमारे पास कंपोनेंट है ना, तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये हमें कुछ रिजल्ट प्रिंट करवाएगा। और मैंने क्या बताया, ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है। तो जब भी मैं इस कंपोनेंट को, क्लास कंपोनेंट को कॉल करूंगा तो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हमें प्रिंट करवाएगा हेलो आदिल। और आपको पता है कि हम अपने कंपोनेंट्स को बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने इस क्लास कंपोनेंट को, हेलो मैसेज को बार बार कॉल करूंगा, बार बार रीयूज करूंगा, तो मुझे हेलो आदिल ही प्रिंट होगा। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि भाई जब भी ये कंपोनेंट कॉल हो ना तो एक डिफरेंट नेम के साथ कॉल हो, मतलब ये जो नाम है ना आदिल ये चेंज होता रहे। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे प्रॉप्स का। मतलब जब भी इस कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे तो हम प्रॉप्स से कुछ डेटा यहाँ पे लाके इसको देंगे ताकि हर दफा हमारा जो डेटा है वो डायनेमिक हो, स्टैटिक ना हो। डायनेमिक मतलब जो डेटा चेंज होता रहता है और स्टैटिक मतलब जो डेटा फिक्स होता है। तो डायनेमिक डेटा को रखने के लिए हम यहाँ पे प्रॉप्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब भी प्रॉप से डेटा आएगा यहाँ पे तो वो डेटा बेसिकली क्या होगा, नाम। वो कोई भी नाम हो सकता है जो प्रॉप से कहाँ पे आएगा, हमारे इस क्लास कंपोनेंट में आएगा। तो जब भी मैं अपने इस कंपोनेंट को कॉल करूंगा तो कुछ डेटा इस तरह से प्रिंट होगा कि फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा हेलो आदिल, सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल प्रिंट होगा हेलो कुमार, थर्ड टाइम प्रिंट होगा हेलो जैन। क्योंकि देखो अगर मैं प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता और मैं जस्ट प्रिंट करवाता हूँ हेलो आदिल, तो अब मैं जितनी दफ़ा भी इस कंपोनेंट का रीयूज़ करूँगा तो मुझे हेलो आदिल ही प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसका डेटा डायनामिक होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से मैं जब प्रॉप्स का डेटा अपने कंपोनेंट में पास करूँगा, प्रॉप से डेटा क्या आएगा, कोई भी नाम, और वो नाम ये कंपोनेंट हमें क्या करवा के देगा, प्रिंट करवा के देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, क्लास कंपोनेंट का। इसको अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फिर अब यहाँ पे देखो वर्किंग विद प्रॉप्स इन क्लास। मतलब अब अगर मैं प्रॉप्स को क्लास के साथ यूज करूँ, क्लास कंपोनेंट के साथ यूज करूँ, तो किस तरह से यूज करेंगे भाई। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास कंपोनेंट है। ठीक है, अब इस क्लास कंपोनेंट के अंदर मुझे कुछ डेटा पास करवाना है। ठीक है, वो डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। लेकिन याद रखना कि ये जो डेटा मैं क्लास कंपोनेंट में पास करूंगा वो डेटा सबसे पहले कहाँ पे रिसीव होगा, प्रॉप्स के अंदर रिसीव होगा। मतलब जो भी डेटा मैं डालना चाहता हूँ अपने क्लास कंपोनेंट में वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, प्रॉप्स में स्टोर होगा। और प्रॉप्स आपके पास क्या है, आप इसको एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। ठीक है, और फिर इसी प्रॉप्स को मैं एक्सेस करूंगा कहाँ पे, अपने क्लास कंपोनेंट में। सेम उसी तरह से जिस तरह हम फंक्शनल कंपोनेंट में काम करते थे। तो ये वाला जो फ्लो है ना, आपने इसको याद रखना है कि जो भी डेटा है वो पहले प्रॉप्स में सेव होगा, फिर उस प्रॉप्स को मैं एक्सेस करूंगा अपने क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, तो अगर यही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं।
तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और क्लास कंपोनेंट के लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ। तो देखो src फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक मैं न्यू फाइल में आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी क्लास कंपोनेंट का नाम फॉर एग्जांपल रखता हूँ माई क्लास, और कंपोनेंट है तो यहाँ पे .jsb लगाना है क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, सही है। तो देखो अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे क्लास बनानी है। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लास बनाने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। आप यहाँ पे लिखोगे RCC, RCC मतलब रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और जैसे ही आप RCC लिख के एंटर करोगे तो ये देखो ये आपके पास आपका क्लास कंपोनेंट बन गया, मतलब ऑटोमेटिक उसने कोड जनरेट करके दे दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रिएक्ट को और कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे देखो मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, माई क्लास, और इसका पेरेंट मैंने किसको बनाया है, कंपोनेंट को, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो रेंडर मेथड को मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है जो कि यहाँ से आ रहा है, और फिर मैंने यहाँ पे एक डिव रिटर्न करवाया हुआ है। और यहाँ पे देखो इससे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया जाएगा, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इस डिव के अंदर मैं H1 ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आदिल, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, मोहम्मद आदिल अपना नाम लिख दिया। तो देखो अब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे index.js फाइल के अंदर यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो मैं ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ और यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट करवाता हूँ। इस फाइल का क्या नाम रखा है मैंने, माई क्लास, और इसके एलियस का भी मैं नाम यही रख देता हूँ माई क्लास, ठीक है। आप देखो इसके एलियस का नाम कुछ भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं किया। तो देखो अब इसी को मैं यहाँ पे आके कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ माई क्लास, ठीक है। इस तरह से मैंने इस कंपोनेंट को कॉल कर लिया और अब इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो अपने टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे मैं इसको npm स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ये देखो लोकल होस्ट, और यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, मोहम्मद आदिल। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है अब आपके इस क्लास कंपोनेंट में से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था, मोहम्मद आदिल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को प्रॉप्स पास करता हूँ। और प्रॉप्स किस तरह से पास करते हैं, देखो यहाँ पे आओ, देखो जहाँ पे मैं अपने इस माई क्लास के कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट देता हूँ नेम, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आदिल, ठीक है। नेम मैंने क्या पास कर दिया, आदिल, ठीक है। तो अब देखो अब ये जो नेम मैंने एट्रीब्यूट पास किया है ये प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा। कहाँ पे जाके स्टोर होगा, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा, और वो प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, ठीक है। किस तरह से एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये मोहम्मद आदिल प्रिंट हुआ हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ माई नेम इज़, और ये जो नाम आएगा वो कहाँ से आएगा, देखो मैं अपना कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, मतलब JSX एक्सप्रेशन ओपन करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ये जो डेटा मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ नेम के अंदर आदिल, तो ये जो नेम आपके पास एट्रीब्यूट है ये प्रॉप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी में स्टोर होगा। और प्रॉप से डेटा आप किस तरह से गेट करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको दिस का कीवर्ड लगाना है, फिर दिस डॉट प्रॉप्स, और प्रॉप्स के अंदर क्या स्टोर हुआ था, ये नेम, ठीक है, ये नेम वाली प्रॉपर्टी। और ये नेम वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, ये प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ से, ठीक है, सही है। तो अगर आप यहाँ पे आओ, अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, माई नेम इज़ आदिल, और आदिल कहाँ से रिसीव हो रहा है, यहाँ से रिसीव हो रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ब्राउज़र पे आओ, ये देखो क्या रिजल्ट आपको प्रिंट हो रहा है, माई नेम इज़ आदिल। और देखो ये कंपोनेंट है ना, इसका मतलब मैं इसको बार बार रीयूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको बार बार रीयूज़ करता हूँ, और देखो हर दफ़ा इसको कॉल करने पर इसका डेटा मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ अमित, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कुमार, ठीक है। तो अब इसको सेव करूँगा तो देखो अब इस वाले अमित के केस में यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होगा, अमित प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ कुमार वाले केस में हमें यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कुमार प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो भी डेटा आप यहाँ से पास कर रहे हो वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हम प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से एक्सेस करते हैं, इस तरह से। और ये जो दिस आपके पास रेफ़र कर रहा है ना, दिस किसको रेफ़र कर रहा है, इस करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, मतलब जिसको यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो। मतलब अगर आप यहाँ पे माई क्लास के साथ आदिल को कॉल कर रहे हो तो दिस आदिल वाले कंपोनेंट को एक्सेस करेगा। इसी तरह अगर आप अमित के नाम को भेज रहे हो तो यहाँ पे वो अमित वाले कंपोनेंट को एक्सेस करेगा, मतलब दिस, सही है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो इसको सेव करते हैं,
ठीक है, ब्राउज़र पे इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ये देखो, माय नेम इज़ आदिल, माय नेम इज़ अमित और माय नेम इज़ कुमार। और फिर मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही एट्रीब्यूट पास करो, आप मल्टीपल भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज पास करता हूँ और नंबर पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 23 एज पास कर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 22 एज पास कर दी, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 26 पास कर दिया, ठीक है। तो अब इस एज को भी एक्सेस करते हैं। किस तरह से एक्सेस करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और h1 बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं दिस डॉट प्रॉप्स में से एज वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, माई एज इज़, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, रिजल्ट इसका देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखो, नेम और एज, नेम और एज, और यहाँ पे नेम और एज, सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, क्लास कंपोनेंट के साथ हम प्रॉप्स को इस तरह से यूज़ करते हैं। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, देयर इज़ अ वे ऑफ हैंडलिंग कंपोनेंट प्रॉपर्टीज इज़ बाय यूजिंग प्रॉप्स। मतलब अगर आपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉप्स का यूज करते हो, क्योंकि प्रॉप्स पास किए जाते हैं कहाँ पे, कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज, एज अ प्रॉप्स, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, इन अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्रॉप्स आर एक्सेसिबल विया दिस डॉट प्रॉप्स। मतलब देखो, जब भी आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हो तो अगर आपको प्रॉप्स को एक्सेस करना है, उसमें से डेटा गेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, दिस डॉट प्रॉप्स। सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, सही है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेंड देम इनटू द कंपोनेंट एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। देखो ये याद रखना कि जब भी आप प्रॉप्स को कंपोनेंट में पास करोगे ना, तो एज अ एट्रीब्यूट पास करोगे। किस तरह से, जिस तरह यहाँ पे देखो, जब मैं अपने प्रॉप्स को पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैं एज अ एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ, जिस तरह ये नेम हो गया और ये एज हो गया, सही है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट इन फाइल्स, मतलब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में कुछ रूल्स आपको बताएगा, अब वो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट्स हो या क्लास कंपोनेंट्स हो। पहला पॉइंट देखो, रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड एंड इट कैन बी स्मार्ट टू इंसर्ट सम ऑफ योर कंपोनेंट्स इन सेपरेट फाइल्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड, मतलब रिएक्ट के अंदर ये जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है ना, इसको यूज करके हम अपना कोड बार बार रीयूज कर सकते हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो आप कंपोनेंट बनाओगे ना, उनको सेपरेट फाइल्स के अंदर बनाओ, चाहे क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट्स हो, ठीक है। तो उनको रीयूज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू डू दैट क्रिएट अ न्यू फाइल विद अ .js फाइल एक्सटेंशन एंड पुट द कोड इनसाइड इट। मतलब देखो, जब भी आपको कंपोनेंट बनाना है, आपको क्या करना है, उस कंपोनेंट की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या रखनी है, .js, और जो भी कोड आप कंपोनेंट के अंदर रखना चाह रहे हो वो आप उस फाइल के अंदर रख सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट दैट द फाइल मस्ट स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग रिएक्ट एज बिफोर एंड इट हैज टू एंड विद द स्टेटमेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट नेम। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, जब भी आप कंपोनेंट की फाइल बनाओगे ना, तो सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, और रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद जब आप अपना कोड लिख लोगे कंपोनेंट का, तो सबसे एंड में आपको इस तरह से एक्सपोर्ट करना है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी आप कंपोनेंट बनाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसको इंपोर्ट करना है और एंड में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट तो यहाँ पे किया हुआ है, सही है। मतलब इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर अगर देखो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हो एक्सपोर्ट, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम लिख दो आप, जो आपके कंपोनेंट का नाम है माई क्लास, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट भी आपको सेम मिलेगा, देख रहे हो, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस पॉइंट में यही बता रहा था कि पहले इंपोर्ट और एंड में एक्सपोर्ट, और बीच में आपने सारा कोड लिखना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ यू हैव अ वेरिएबल टू सेंड एंड नॉट अ स्ट्रिंग यू जस्ट पुट द वेरिएबल नेम इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग पास करने को नहीं है, मतलब जब आप अपना कंपोनेंट कॉल करते हो तो आप कोई डेटा पास करते हो, लेकिन अगर वो कोई स्ट्रिंग नहीं है बल्कि अगर वो कोई वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है, उस वेरिएबल नेम को इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स आपने पास करना है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो मैं आता हूँ अपने index.js में, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ ना इस तरह से, तो यहाँ पे देखो नेम के अंदर मैं अभी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल पास करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ ए, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं पास कर देता हूँ अली। तो अली कहाँ पे स्टोर है, ए के वेरिएबल में। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, ये जहाँ मैंने आदिल पास किया है ना, यहाँ पे देखो मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ए वाला वेरिएबल।
तो इसका मतलब अब ये वेरिएबल, इसकी जो भी वैल्यू है वो पास होगी हमारे इस कंपोनेंट को। तो देखो इसको सेव करता हूं और आपको रिजल्ट दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम आपको क्या प्रिंट हो रहा है, माई नेम इज अली। तो यही बात कर रहा था इस पॉइंट के अंदर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट React props are read only, immutable, you will get an error if you try to change their value। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो React के अंदर props में डेटा स्टोर होता है ना, ये रीड ओनली होता है। रीड ओनली मतलब इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने माई क्लास में, और यहाँ पे देखो, ये रेंडर फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स, और इसके अंदर ये जो नेम है, मैं कह रहा हूँ इसका नेम मैं यहाँ पे चेंज करके रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आमिर। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका डेटा जो यहाँ पे आ रहा था मैंने उसको चेंज कर दिया, लेकिन मैं ये काम इस तरह से नहीं कर सकता। देखो मैं इसको सेव करता हूँ और अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि जो पहले डेटा आ रहा था वो भी गायब हो गया, देख रहे हो। तो आप इस तरह से इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ, ये देखो मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं, और जैसे सेव करोगे तो ये देखो सारा डेटा दोबारा वापस आ गया। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉप्स कैन बी यूज्ड एज चिल्ड्रन प्रॉप्स। अब देखो चिल्ड्रन प्रॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ज़रा इसको गौर से समझना। जहाँ पे मैं अपना ये कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ ना, कौन सा, ये माई क्लास वाला कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, देखो अभी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तभी यहाँ पे देखो एंड में फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। मैं इसको पेयर में बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इसको पेयर टैग बना लिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक h2 का टैग पास करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल चाइल्ड नंबर 1। क्या लिख दिया मैंने इसके अंदर, चाइल्ड नंबर 1। और फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, ये जो माई क्लास है दूसरा वाला, इसको भी मैं पेयर में बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे इसके बीच में, मतलब माई क्लास कंपोनेंट के चाइल्ड में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बटन पास कर देता हूँ, ठीक है। एक बटन पास करता हूँ और इसको मैं टाइप यहाँ पे क्या देता हूँ, बटन, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक सबमिट बटन बना दिया। और ये जो तीसरा वाला है, ठीक है, देखो तीसरा वाला है, इसको भी सबसे पहले मैं पेयर में बनाता हूँ, ठीक है। और इसके बीच में फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक ऑर्डर लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट पास कर देता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर लिस्ट बन गई इसके चाइल्ड के अंदर, और यहाँ पे आके देखो मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, ठीक है। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जैन, ठीक है, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं नुमान। तो इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट के अंदर मैंने चिल्ड्रन पास किए हैं, चाइल्ड पास किए हैं, इसको यहाँ पे किस तरह से एक्सेस करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स, और मैं कह रहा हूँ प्रॉप्स के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे आप क्या कर दो, डिस्प्ले करवा दो इस जगह पे। तो चिल्ड्रन आपके पास एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है प्रॉप्स के अंदर जो कि चिल्ड्रंस को एक्सेस करके देती है। तो देखो इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ब्राउजर पे आते हैं, रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखो चाइल्ड नंबर 1, और यहाँ देखो सबमिट बटन है, और यहाँ देखो ये मैंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो हो रही है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, चिल्ड्रन का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप ना एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में भी पास कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को। यहाँ पे मैं एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ, और शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, RCC लिख के एंटर करो। और देखो ये जो इम्पोर्ट आया ना, इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये लाइन मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, सही है। और यहाँ पे देखो इसका मुझे नाम चेंज करना है, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई क्लास 2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ये डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक क्लास बनाई माई क्लास, और दूसरा मैंने यहाँ पे माई क्लास 2 के नाम से बनाया। इसके अंदर यहाँ पे मैं एक H1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स। तो याद रखना इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट लगा हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसका मतलब ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट का क्या नाम है, माई क्लास 2, और यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को बंद कर दूंगा इस तरह से। नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपने जो नाम अपने कंपोनेंट का रखा है उसी नाम से आप यहाँ पे क्या करते हो, उसको इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सारा कोड है ना, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला एक लाइन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो माई क्लास है ना। अब यहाँ पे मैं माई क्लास 2 को कॉल करता हूँ, जो कि मेरा दूसरा कंपोनेंट था माई क्लास 2, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे पहला कंपोनेंट कॉल हो रहा है और यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट कॉल हो रहा है माई क्लास 2। और माई क्लास 2 के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पे आ जाओ, लर्निंग नेवर एंड्स लिखा हुआ था। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, ब्राउज़र पे आओ, तो ये देखो, देखो ये माई क्लास का आपके पास रिजल्ट है और ये माई क्लास 2 का आपके पास रिजल्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा। देखो माई क्लास 2 के अंदर मैं यहाँ पे इसको कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं माई क्लास 2 को देखो यहाँ पे कॉल करता हूँ। ये देखो, ये जो दिस डॉट प्रॉप्स है ना, डॉट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, देखो माई क्लास 2, ठीक है। तो मतलब देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, कौन सा, माई क्लास 2, इसका डेटा मैं पास कर रहा हूँ अपने पहले वाले कंपोनेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं सिर्फ अपना माई क्लास का कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको सेव करूँगा, रिज़ल्ट देखो यहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था कि आप प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉप्स विद क्लास कंपोनेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।